गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग आपके जो कंटिन्यू जो इस समय आपका जो चैप्टर चल रहा है अल्कोहल फिनाल ईथर, उसमें आज हम लोग बच्चों तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फर्मेंटेशन यानी किण्वन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाने कि फर्मेंटेशन क्या है, किण्वन किसे कहते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में फर्मेंटेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखा है, जैसे दूध से दही का बनना, मांस का सड़ना, पनीर का खट्टा होना, ठीक है, और गन्ने के रस से अल्कोहल का निर्माण होना, स्टार्च युक्त पदार्थों से अल्कोहल का निर्माण होना, या इथेनॉल से एसिटिक अम्ल का निर्माण होना, ये सब फर्मेंटेशन के ही उदाहरण हैं। ठीक है, और इस क्रम में बच्चों पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, फर्मेंटेशन क्या है, किण्वन किसे कहते हैं। सूक्ष्म जीवों में उपस्थित एंजाइमों के, अब यहां एक वर्ड आ गया बच्चों, एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम आप समझ लीजिए कि नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं या उच्च अणुभार वाले प्रोटीन ही होते हैं, उन्हीं को बच्चों हम लोग कहते हैं एंजाइम। और ये एंजाइम, बहुत तरह के एंजाइम आप पढ़ेंगे, और अभी आप सरफेस केमिस्ट्री में भी आपको एंजाइम का वर्क भी बताया जाएगा। जस्ट लाइक एंजाइम एज अ कैटलिस्ट, एज उत्प्रेरक बिहेव करता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, तो फर्मेंटेशन में भी एंजाइम का कार्य उत्प्रेरक की तरह है, एक कैटलिस्ट की तरह है। तो सूक्ष्म जीवों में उपस्थित एंजाइमों के द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन किण्वन कहलाता है। यानी एंजाइमों के द्वारा किसी जटिल कार्बनिक अणु का सरल कार्बनिक अणु में अपघटन होने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं किण्वन। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, दूध से दही का बनना, मांस का सड़ना, पनीर का खट्टा होना, या भोजन है उसमें स्मेल आ जाए, वो भी पनीर का खट्टा होना, और सिरे से, सिरा मतलब गन्ने का सिरा, ये आपका सुक्रोज है, चीनी है, सिरे से एथेनॉल यानी C2H5OH का बनना, ये सभी उदाहरण है बच्चों फर्मेंटेशन का। तो किस प्रकार किण्वन की प्रक्रिया द्वारा, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल का निर्माण होता है, और अल्कोहल के निर्माण में जनरली हम लोग एथेनॉल का ही निर्माण इसमें पढ़ते हैं, क्योंकि मेथेनॉल CH3OH एक जहरीली शराब होती है। इसमें आप समझेंगे बच्चों कि जो मेथेनॉल होती है इसको वुड स्प्रीट कहा जाता है। ये वुड स्प्रीट है, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा बनाई गई है, और ये एक विषैली शराब है, ये पीने योग्य शराब नहीं होती। इसको पीने से मनुष्य अंधा हो जाता है, और ज्यादा पीने से उसकी डेथ हो जाती है। पीने वाली शराब का फार्मूला C2H5OH, क्योंकि ये अनाजों से बनाया जाता है, इसीलिए इसको अन्न अल्कोहल या ग्रेन अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, और यही आपकी पीने वाली शराब है। तो यहां पर भी मैं जो बनाने वाला हूं प्रोसेस, या जो बताने जा रहा हूं, वो भी आपका इस एथेनॉल को बनाने का ही प्रोसेस है, बाय फर्मेंटेशन, किण्वन के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा, गन्ने के रस से, या जिसको आप कहते हो सुक्रोज, सुक्रोज से एथेनॉल का निर्माण कैसे होगा। सुक्रोज से एथेनॉल का निर्माण, ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया इसमें होती है। गन्ने के रस में हम लोग क्या मिलाते हैं, ईस्ट डालते हैं, और उसी ईस्ट में एंजाइम ग्रोथ करते हैं, और उसी एंजाइम के द्वारा गन्ने के रस का यानी सुक्रोज का अपघटन होता है। किसमें होता है, एथेनॉल में। ये आपका फार्मूला बच्चों किसका है, सुक्रोज का।
C12H22O11, इसका जब जल अपघटन कराते हैं तो इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम इन्वर्टेस है। एंजाइम कहां से मिला? ईस्ट से। सुक्रोज के जल अपघटन के द्वारा प्राप्त होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसको कहते हैं बच्चों ग्लूकोज और इसको कहते हैं बच्चों फ्रक्टोज। आप जानते हो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों का अणु सूत्र क्या होता है? समान होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो ग्लूकोज में होता है बच्चों एल्डिहाइड समूह। यदि हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो देखेंगे ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और यदि कीटोन का फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएं तो ये आप देखोगे कि ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि ग्लूकोज में बच्चों एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह पाया जाता है। इसीलिए ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोस और फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोस के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चर आप लोग अलग से बनाना चाहते हैं बच्चों, बना लेंगे। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने क्या बनाया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब यहां से देखेंगे कि C6H12O6, यानी यहां पे आप ग्लूकोज या फ्रक्टोज कुछ भी लेंगे और इसका किसके कौन से एंजाइम द्वारा? जाइमेज नामक एंजाइम द्वारा इस ग्लूकोज या फ्रक्टोज का अपघटन हो जाता है किसमें? एथेनॉल में। और ये क्या है बच्चों? एंजाइम है। ये उच्च अणुभार वाले कार्बनिक अणु हैं जिसका एंजाइम के द्वारा सरल कार्बनिक अणुओं में अपघटन हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, और इस किण्वन की प्रक्रिया द्वारा देखिए यहाँ पे प्राप्त क्या हो गया? एथेनॉल। तो इस तरीके से गन्ने के रस से यानी सिरे से, इसको सीरा भी कहते हो, मोलासस जिसका नाम होता है, या सुक्रोज से एथेनॉल का निर्माण इसी स्टेप में होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है। अब आप बताइए बच्चों कि स्टार्च युक्त पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं जिनमें स्टार्च पाया जाता है? जैसे चावल हो गया, ठीक है, और आलू हो गया। आलू को आप काट करके दो भाग में रख दीजिए और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आलू के ऊपर, कटे हुए भाग के ऊपर आप देखेंगे कि व्हाइट की कुछ परत बन गई है। उसी को आप लोग कहते हैं बच्चों क्या? स्टार्च। तो स्टार्च युक्त पदार्थों से कैसे एथेनॉल का निर्माण होगा, ये दूसरा हमारा हेडिंग होगा। स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल का निर्माण। स्टार्च युक्त पदार्थ, तो स्टार्च युक्त पदार्थ में यानी स्टार्च का फार्मूला। स्टार्च बच्चों ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेकेराइड का मतलब यह होता है बच्चों जिसके जल अपघटन के द्वारा बहुत सारे मोनोसेकेराइड प्राप्त होंगे। मोनोसेकेराइड का मतलब, मोनोसेकेराइड सबसे मिनिमम यही होता है C6H12O6, ये मोनोसेकेराइड है। स्टार्च युक्त फार्मूला C6H10O5 ये फार्मूला है बच्चों स्टार्च का, या यही फार्मूला होता है सेलुलोज का भी, और इसका जल अपघटन कराते हैं और इसमें भी ईस्ट के द्वारा आपको एंजाइम प्राप्त होता है, और उस एंजाइम का बच्चों नाम होता है डायस्टेस। तो डायस्टेस नामक एंजाइम इस स्टार्च को चेंज करता है C12H22O11। अब ये फार्मूला भी आपका सुक्रोज की तरह ही है, लेकिन ये सुक्रोज नहीं है। तो आपको याद रखना होगा कि स्टार्च के जल अपघटन के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग बच्चों कहते हैं माल्टोस। ये माल्टोस शर्करा है, माल्टोस शुगर है। अब देखिए माल्टोस C12H22O11, इसका जल अपघटन होता है कौन से एंजाइम के द्वारा, और एंजाइम है बच्चों माल्टेस।
ये आपका माल्टोस क्या है, शर्करा है, शुगर है, लेकिन माल्टेस क्या है बच्चों, एंजाइम है। इस एंजाइम के द्वारा इस जटिल कार्बनिक अणु का किसी सरल कार्बनिक अणु में अपघटन होगा C6H12O6 और फिर बनेगा C6H12O6 और इसमें 2 मोल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं और ये जो बनने वाला कंपाउंड है वो सिर्फ ग्लूकोज है। अभी आपने देखा कि शुगर का यानी सुक्रोज का जल अपघटन कराया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलता है, लेकिन माल्टोस के हाइड्रोलिसिस के द्वारा, माल्टोस के जल अपघटन के द्वारा सिर्फ हमें क्या मिलता है बच्चों, ग्लूकोज मिलता है। अब देखो इस ग्लूकोज का, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इस ग्लूकोज का C6H12O6 ये क्या है बच्चों, ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज का डायस्टेस, माल्टेस और यहां एंजाइम वही हमारा जिसमें कि जाइमेज नामक एंजाइम, ये सब एंजाइम ईस्ट से हमको मिलते हैं और जाइमेज नामक एंजाइम इस ग्लूकोज को चेंज करता है किसमें, एथेनॉल में। तो इस तरीके से यहां पर बच्चों मैंने आपको 2 मेथड बताए और पहले मेथड में मैंने आपको बताया किस प्रकार गन्ने के रस से यानी सिरे से एथेनॉल का निर्माण होता है, कौन सी प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। दूसरा मैंने आपको बताया स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल का निर्माण और उसमें स्टार्च युक्त पदार्थ से एथेनॉल इस प्रकार बनाया जाता है। ये स्टेप आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। या ये दे देगा बीच में आपका ये एंजाइम यहाँ पे गैप कर देगा और पूछेगा किस एंजाइम के द्वारा ये परिवर्तित होता है। तो एंजाइम का भी विशेष महत्व है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे कि कौन सा एंजाइम किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपघटित कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग नोट करेंगे बच्चों। यहाँ पर हम अल्कोहल के बनाने की विधि यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं बच्चों। अब हम लोग, चूंकि मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में 3 टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, और मैं अभी आपको बच्चों क्या पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको केवल अल्कोहल बता रहा हूं, ठीक है, कि अल्कोहल का निर्माण कैसे होगा, अल्कोहल की क्या प्रॉपर्टी है, फिर मैं फिनॉल में आऊंगा, फिर मैं ईथर में आऊंगा। तो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो जरूर करते हैं बच्चों, लेकिन एनसीईआरटी क्या है कि सबको मिक्स करके पढ़ाता है और मेरा स्टाइल ये है कि मैं सबको अलग अलग करके पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद सबको मिक्स करूंगा, फिर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, यहां तक नोट करेंगे। बच्चों बात करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। किसी भी चैप्टर में बच्चों हम लोग यही पढ़ते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पहले जानते हैं उसके निर्माण की विधि, पहले उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर आइसोमेरिज्म करते हैं, फिर उसके बनाने के बहुत सारे प्रोसेस को पढ़ा जाता है। और अब बात करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की, और जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लोगे बच्चों तो फिर बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले फिजिकल स्टेट देखिए, भौतिक अवस्था। आपको बता दें बच्चों, अल्कोहल या तो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं या तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि C1 से लेकर, C1 मतलब जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ये सब 11 तक, C1 से लेके 11 तक के जितने भी अल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, द्रव होते हैं, तथा इससे जितने भी हायर मेंबर हैं C12, 13, 14 ये सभी क्या होते हैं, ठोस होते हैं। जितने भी द्रव अल्कोहल होते हैं उसमें एक विशेष गंध होती है। आपने अल्कोहल सूंघा होगा बच्चों, सुना तो है ही, सूंघा है कभी? नहीं सूंघे हो तो मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप सूंघिए, लेकिन आप इतना कम से कम जानते होंगे कि होम्योपैथिक दवा आप सूंघे होंगे या उसको कभी खाए होंगे, तो उसका गंध किस प्रकार का होता है, टेस्ट उसका कैसा होता है, उसकी गंध स्पेशल होती है, विशिष्ट गंध वाली है, और इसका स्वाद बच्चों तीखा होता है। लेकिन जबकि जो ठोस अल्कोहल होते हैं
उनका कोई स्मेल नहीं होता, वो ऑर्डरलेस होता है यानी गंधहीन होता है, और टेस्टलेस होता है यानी स्वादहीन होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे भौतिक अवस्था में कि C1 से लेकर के C11 तक के अल्कोहल द्रव होते हैं तथा इससे उच्च सदस्य ठोस होते हैं, जबकि द्रव अल्कोहल में एक विशेष गंध और उनका स्वाद तीखा होता है, और ठोस अल्कोहल कैसे होते हैं बच्चों, गंधहीन और स्वादहीन होते हैं। अब मैं दूसरा टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, सॉल्युबिलिटी, विलेयता, कि अल्कोहल जो होते हैं वो जल में विलेय होते हैं। तो क्या सारे अल्कोहल जल में विलेय होते हैं बच्चों? इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरीके का है, वो बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। बच्चे क्या करते हैं, बस एनसीईआरटी रटते हैं। एनसीईआरटी रटने से बढ़िया मार्क्स नहीं आ जाएंगे तुम्हारे, आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया कीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नतर मतलब लोअर अल्कोहल, निम्नतर अल्कोहल जल में विलेय होते हैं, निम्नतर अल्कोहल जल में विलेय होते हैं, जबकि उच्चतर अल्कोहल यानी उच्च अणुभार वाले अल्कोहल जल में अविलेय होते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब इसी पे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, आपको आंसर बताना होगा। तो देखिए, लोअर जो अल्कोहल होते हैं, जैसे मैंने अल्कोहल के लिए ये फार्मूला दे दिया, ये जल है, इन दोनों के बीच देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा? इसमें हाइड्रोजन बंध है अंतरा अणुक, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है अंतरा अणु, दूसरा होता है अंतः अणु। अंतरा अणु की इंग्लिश होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और अंतः अणु की होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कैसे पहचानोगे कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है? आप केमिकल बॉन्डिंग में लेक्चर देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहां भी बता दूं कि जब दो भिन्न अणुओं के, ये एक अणु अल्कोहल हो गया, दूसरा अणु हो गया आपका वाटर, ये एक ही जैसे भी हो सकते हैं लेकिन भिन्न होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे H2O और H2O के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो एक H2O मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। देखिए, एक H2O, दूसरा ROH अल्कोहल। एक H2O, यहां भी H2O ले सकते हैं क्योंकि H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो दोनों डिफरेंट कहे जाएंगे, एक ही नहीं कहे जाएंगे, एक ही जैसे हैं ये कह सकते हो। यहां चेक करो, ये अल्कोहल है, ये वाटर है। जब दो भिन्न अणुओं के परमाणुओं के बीच, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों किसमें होती है? जो उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही हाइड्रोजन बॉन्ड प्रदर्शित करते हैं। यह एक वीक बॉन्ड होता है, कमजोर बंध होता है। तो जब दो भिन्न परमाणुओं के, इसको डिटेल पढ़ना है तो आप 11th क्लास के हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक में बेटा जाके पढ़ेंगे। जब दो भिन्न अणुओं के परमाणुओं के बीच कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो आप समझिए कि जो निम्नतर अल्कोहल होते हैं वो जल में इसलिए विलेय होते हैं क्योंकि वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपको आंसर ये लिखना होगा कि, और इसमें भी आपको ये लिखना है जल में विलेयता में, कि जल में निम्नतर अल्कोहल इसलिए विलेय होते हैं कि वे अल्कोहल के अणु के साथ या अल्कोहल अणु जल के अणुओं के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब लेकिन उच्चतर अल्कोहल जल में अविलेय क्यों होते हैं? तो आप लोग लिखेंगे बच्चों यहां पे कि जैसे जैसे अल्कोहल का अणुभार बढ़ता जाएगा, अणुभार जब बढ़ेगा तो ये R वाला पार्ट है बच्चों, ये बढ़ेगा और इसका जो नेचर होता है बच्चों द्रव विरोधी होता है।
ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ये जैसे जैसे बढ़ेगा जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि जिस तरीके से अल्कोहल का अणु भार बढ़ेगा, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी। तो जब जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी, तो बताइए इसकी विलेयता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों, याद रखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हर हाल में याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये भौतिक अवस्था आपका पूछा नहीं जाएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। चूंकि सिलेबस में है इसलिए मेरा बताना फर्ज है, मैं सारी चीजों को बताते हुए आपको चलता हूं, लेकिन ये विलेयता एग्जाम में आएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, तो विलेयता आपकी कंफर्म हो गई। और जल में विलेयता तो इस तरीके से आप लिखेंगे, जबकि कार्बनिक विलायकों में क्या होगा कि कार्बनिक विलायकों में तो सारे अल्कोहल क्या होते हैं बच्चों, विलेय होते हैं। आप नीचे उसमें लिख भी देंगे कि जल में वही अल्कोहल विलेय होते हैं जो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और जैसे जैसे अणुभार अल्कोहल का बढ़ता जाता है, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति भी कम होती जाती है और वो उनकी विलेयता भी जल में कम होती जाती है। लेकिन सभी अल्कोहल कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, सारे कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, उसमें कोई एक्सेप्शन की बात नहीं है। ठीक है, तो विलेयता टॉपिक बच्चों आपका खत्म होगा और इसके बाद अभी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे, क्वथनांक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चों इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में, भौतिक गुण में क्वथनांक और गलनांक की बात करेंगे। जिस प्रकार अभी हम लोगों ने विलेयता की बात की, उसी प्रकार क्वथनांक और गलनांक भी डिपेंड करता है अल्कोहल अणुओं के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बंध की प्रबलता पर। जैसे ये एक ROH मॉलिक्यूल, ये दूसरे ROH मॉलिक्यूल के साथ, इसी तरीके से ये तीसरे ROH मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। ये बीच में जो डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो यहां पे मैंने लिखा है कि संगत एल्केनो, यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले एल्केन से कंपेयर करें, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला किसी भी हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करें कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़कर, तो अल्कोहलों के क्वथनांक और गलनांक बच्चों हमेशा क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इस पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट क्वेश्चन में भी अल्कोहलों के क्वथनांक और गलनांक पे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, किसका क्वथनांक गलनांक ज्यादा होगा। तो इनके क्वथनांक या गलनांक ज्यादा होने का रीजन क्या है बच्चों, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, यही मेन रीजन है। ये दो भिन्न अल्कोहल अणु के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यही अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध होता है। और समावयवी यदि अल्कोहल है, समावयवी मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक यदि अल्कोहल है, तो उनका क्वथनांक का क्रम इस प्रकार होता है। प्राइमरी अल्कोहल का ज्यादा होगा, सेकेंडरी का उससे कम होगा, टर्सरी का सबसे कम होगा। और ऐसा क्यों होता है, ये नोट्स में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में सारी हमारी जितनी भी बातें हैं सबको आप लोग लिखेंगे। नोट्स इसलिए बनाया जाता है बच्चों कि आप किसी भी चीज को जब भी रिवीजन करना हो तो विथ रीजन आप उसको रिवाइज कर सकते हो। किसी को बताना हो तो आपको जब कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आप दूसरे को बता पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे। क्या रीजन है, देखिए ये जो ऑर्डर है, तो अल्कोहल अणुओं में बनने वाले हाइड्रोजन बंध की प्रबलता, हाइड्रोजन बंध की जो शक्ति है वो OH बंध की ध्रुवणता पर, यानी इसके पोलराइजेशन पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन बंध युग्म का ऑक्सीजन की ओर, अब जो इलेक्ट्रॉन बंध युग्म है, जो बॉन्ड पेयर है, जैसे यहां बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन बंध युग्म का ऑक्सीजन की ओर विस्थापन जितना अधिक होगा, जो बंध युग्म है, जैसे मान लीजिए ROH है, तो इसमें ऑक्सीजन और इस R के बीच जो बॉन्ड पेयर है, इसका विस्थापन जितना ऑक्सीजन की ओर होगा,
उतना ही यह बंध क्या होगा, पोलराइज होगा यानी ध्रुवित होगा और प्रबल होगा, यानी वहां पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड जितना अधिक प्रबल होगा उस अल्कोहल का गलनांक और क्वथनांक उतना ही उच्च होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि प्राथमिक अल्कोहलों का गलनांक क्वथनांक उच्च इसलिए है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध की प्रबलता इन दोनों से अधिक होती है। अब देखिए टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है कि जो R है, जो एल्किल समूह है, ये जो R आप देख रहे हैं, इनको कहा जाता है कि ये प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करते हैं। प्लस आई प्रभाव मतलब बेटा यहां होता है इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो यहां देखिए R जो होता है एल्किल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कार्बन की ओर पुश कर रहा है। सोचिए जब इसको सपोर्ट करेगा तो ये बंध युग्म कभी भी इधर की तरफ यानी ऑक्सीजन की तरफ उसको जाने से क्या करेगा, विरोध करेगा। यानी जो एल्किल समूहों द्वारा उत्पन्न प्लस आई प्रभाव है वो OH बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म के विस्थापन का विरोध करता है। इस जितना R ग्रुप होगा, जितना एल्काइल ग्रुप होगा वो प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करेगा और OH बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म के विस्थापन का क्या करेगा, विरोध करेगा। जब विस्थापन का विरोध करेगा तो इनके बीच जो बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। प्राथमिक अल्कोहल में एक ही एल्काइल ग्रुप होगा तो वो उसका प्रभाव कम होता है, इस वजह से इसका गलनांक क्वथनांक उच्च होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध प्रबल बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल में आपका 2 एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, प्रभाव और कम होगा। और तृतीयक अल्कोहल में 3 एल्काइल ग्रुप हो जाने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बंध की प्रबलता सबसे कम होती है। इस वजह से तृतीयक अल्कोहल का गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है बच्चों, कम होता है। अब एक टॉपिक है प्रकृति, कि अल्कोहल की प्रकृति कैसी होती है बच्चों, कि अल्कोहल कैसे नेचर के होते हैं, अल्कोहल अम्लीय होते हैं या अल्कोहल क्षारीय होते हैं या अल्कोहल उदासीन होते हैं, क्या होते हैं। तो कहा जाता है बच्चों की जो अल्कोहल होते हैं उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी मतलब एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, वो अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि अल्कोहल उभयधर्मी होते हैं। जनरली आप अल्कोहल को उदासीन भी कह सकते हो। सारे अल्कोहलों में सिर्फ मेथनॉल ही एक ऐसा अल्कोहल है जिसकी अम्लीयता, यह अम्लीयता का क्रम है, इसको याद रखेंगे, जिसकी अम्लीयता जल से अधिक होती है और बाकी सारे अल्कोहलों की जो अम्लीयता होती है वो जल से हमेशा कम होती है। लेकिन मेथनॉल का जो एसिडिक नेचर है वो जल से इसका ज्यादा होता है। ये इतने दुर्बल अम्ल होते हैं अल्कोहल, मैं आपको बता दूं अल्कोहल भिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं में भिन्न भिन्न बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं। मैं जब इसका रासायनिक गुण आपको बताऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि अल्कोहल किस प्रकार अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये बच्चों मेथनॉल का अम्लीयता जल से अधिक होता है और लेकिन जल की अम्लीयता सभी अल्कोहलों से अधिक होती है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि मेथनॉल अधिक अम्लीय है और लिटमस पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्रकृति में बच्चों आप लोग लिख लेंगे। तो इस लेक्चर में आज हम लोगों ने यही पढ़ा, क्या पढ़ा, अल्कोहलों के भौतिक गुणों के बारे में। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल।